नमस्कार। रीट 2022 के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं महासागरीय परिसंचरण की। पिछले क्लास में हम लोगों ने महासागरीय परिसंचरण क्या होता है, महासागरीय परिसंचरण के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है और साथ ही साथ महासागरीय परिसंचरण के अंतर्गत हमने महासागरीय धाराओं के बारे में अध्ययन किया था कि महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती है और कौन कौन से महासागरों में चलती है। उसमें से हमने प्रशांत महासागर की महासागरीय धाराओं के बारे में अध्ययन किया था और उसी कड़ी में आज हम अटलांटिक और हिंद महासागर की महासागरीय धाराओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि अटलांटिक महासागर में कौन सी महासागरीय धाराएं चलती हैं और हिंद महासागर में कौन सी महासागरीय धाराएं चलती हैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि महासागरीय परिसंचरण में महासागरीय धाराओं के अलावा किसका अध्ययन किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती हैं, तो एक बार हम 1 मिनट के लिए रिवाइज कर दें कि महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती है और उसके बाद एक एक महासागर से संबंधित महासागरीय धाराओं का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धाराएं क्या है कि महासागरीय जल का एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होना महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। एक गर्म धारा और दूसरी ठंडी धारा। गर्म महासागरीय धाराएं कौन सी होती हैं? जो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। और ठंडी महासागरीय धाराएं कौन सी होती है? जो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होते हैं। यानी कि वे महासागरीय धाराएं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगी वह गर्म महासागरीय धाराएं होगी और जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएगी वह ठंडी महासागरीय धाराएं होगी। और ठंडी महासागरीय धाराओं का जो सबसे प्रमुख प्रभाव है वह है मरुस्थल, कि जहां जहां जिस महाद्वीप के तटीय क्षेत्र में ठंडी महासागरीय धाराएं बहती है वहां पर मरुस्थलीय दशाओं का निर्माण हुआ है या उस मरुस्थल के उत्तरदायी कारणों में से एक माना जाता है। तो जैसे कल हमने बात की थी कि जो सोनोरन और मोजाम्बिक का मरुस्थल है उसके लिए कैलिफोर्निया की ठंडी धारा उत्तरदायी है, उसी प्रकार चाहे वो सहारा का मरुस्थल है, चाहे वो कालाहारी का मरुस्थल है या अन्य कोई भी मरुस्थल जो तटीय क्षेत्र में है, उसके लिए कौन कौन सी महासागरीय धाराएं उत्तरदायी है उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में। यहां आपको मानचित्र दिख रहा होगा जिसमें यहां है यूरोप, यहां है अफ्रीका, यहां है दक्षिण अमेरिका और यहां है उत्तरी अमेरिका। इन महाद्वीपों के मध्य में जो यहां एक एस आकार का महासागर दिख रहा है इसे हम अटलांटिक महासागर कहते हैं। तो कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि अंग्रेजी के एस वर्ण के समान कौन सा महासागर है, तो अटलांटिक महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर जिसकी आकृति अंग्रेजी के एस वर्ण के समान है।
जो भूमध्य रेखा, यह जो रेखा है यह है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है यह कहलाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर, और जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में इसे कहा जाता है दक्षिण अटलांटिक महासागर। अब हमारा प्रश्न कैसे बनता है? सबसे पहले हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर में चलने वाली गर्म महासागरीय धाराएं कौन सी हैं। सिंपल सा है, गर्म महासागरीय धाराएं कौन सी होगी? जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगी, चाहे वह उत्तरी अटलांटिक में है चाहे वह दक्षिणी अटलांटिक में है। जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगी वह सभी कैसी होगी? गर्म महासागरीय धाराएं। यह जो भूमध्य रेखा है इसके उत्तर में और दक्षिण में जो महासागरीय धारा चलती है, यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास जो महासागरीय धारा चलती है, यदि वह उत्तरी गोलार्ध में चलती है तो यह कहलाएगी उत्तरी विषुवत धारा, और यह कैसी होगी? गर्म महासागरीय धारा होगी जो उत्तरी अटलांटिक में चलेगी तो उत्तरी विषुवत धारा कहलाएगी। और यदि यही दक्षिण में चलती है तो इसे हम दक्षिणी विषुवत धारा के नाम से जानते हैं, और यह भी क्या होगी? गर्म होगी। तो विषुवत धारा जहां पर भी है, चाहे वह प्रशांत महासागर है, चाहे वह अटलांटिक है, चाहे वह हिंद महासागर है, जहां पर भी विषुवत धारा होगी, चाहे उत्तरी विषुवत धारा है, चाहे वह दक्षिणी विषुवत धारा है, चाहे प्रति विषुवत धारा है, यह सदैव भूमध्य रेखा के आसपास चलती है, इसीलिए सदैव कैसी होगी? गर्म होगी। क्लियर? अब बात करते हैं दक्षिणी विषुवत धारा की। जब दक्षिणी विषुवत धारा आगे की ओर बढ़ती है तो यहां पर है ब्राजील। कौन सा देश है? ब्राजील है। और जब ये ब्राजील के तट से गुजरती है तो इसे ही क्या कहा जाता है? ब्राजील की धारा के नाम से जानते हैं। और ब्राजील की धारा कैसी है? यह एक गर्म महासागरीय धारा है जो दक्षिण अटलांटिक में बहती है। तो इसीलिए ध्यान रखना, दक्षिण अटलांटिक में दो गर्म महासागरीय धाराएं चलती है, एक दक्षिणी विषुवत धारा, और यही धारा ब्राजील के समीप जब पहुंचती है तो ब्राजील की धारा के नाम से जानी जाती है। तो अब हमारा यहां से प्रश्न क्या बन सकता है? समझना कि तीन तो वह उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म महासागरीय धाराएं देगा, और एक आपको दक्षिणी अटलांटिक की गर्म महासागरीय धारा देगा, और आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सी एक उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है या नहीं है, में कौन सी गर्म है या ठंडी है। तो हमें यह ध्यान होना चाहिए कि दक्षिणी विषुवत धारा को ब्राजील के समीप ब्राजील की धारा के नाम से जानते हैं, और ब्राजील की धारा जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर में चलने वाली एक गर्म महासागरीय धारा है। क्लियर हो गया? बात करते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर की। उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवत धारा चलती है जो कि गर्म है। जब यह आगे चलती है तो यहां पर एक देश है जिसका नाम है क्यूबा। क्या है? क्यूबा। और क्यूबा के बारे में आप जानते हैं, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। देखिए, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। जब यहां उत्तरी विषुवत धारा क्यूबा के समीप आती है तो दो भागों में बढ़ जाती है, जिसमें एक को क्या कहा जाता है? समझना, एक को कहा जाता है एंटीलीज धारा। क्या कहा जाता है? एंटीलीज। और एंटीलीज जो धारा है यह कैसी है? गर्म महासागरीय धारा है जो उत्तरी अटलांटिक में बहती है। इसके बाद दूसरी जो धारा है यह कहलाती है
केयनी, यानी कि अटलांटिक महासागर में सबसे पहले उत्तरी विषुवत धारा, जो जिसे हम एंटिलीज की धारा और केनी धारा के नाम से जानते हैं। एंटिलीज भी गर्म है और केयनी भी गर्म। जब यही एंटिलीज की धारा आगे जाती है तो यह फ्लोरिडा के समीप निकलती है, तो इसे कहा जाता है फ्लोरिडा धारा। और फ्लोरिडा धारा भी कैसी है? गर्म महासागरीय धारा है जो उत्तरी अटलांटिक में बहती है, फ्लोरिडा धारा। इसके बाद जो यहां उत्तर की ओर जाती है तो यहां कहलाती है गल्फ स्ट्रीम। क्या कहलाती है? गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम भी कैसी है? गर्म महासागरीय धारा है, ये ध्यान रखना। अब यहां जो समझने वाली बात है कि गर्म गल्फ स्ट्रीम जब यूरोप में जाती है तो एक तरह से कंबल का कार्य करती है। इसीलिए प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि यूरोप का गर्म कंबल, यूरोप का गर्म कंबल किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल की संज्ञा दी गई। इसके बाद यही धारा जब आगे जाती है तो इसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जानते हैं। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। और उत्तरी अटलांटिक जो प्रवाह है यह 3 धाराओं में विभक्त हो जाता है। कौन कौन सी है? एक धारा कहलाती है इर्मिंगन धारा, दूसरी कहलाती है नॉर्वे धारा, और तीसरी जो कहलाती है वह कहलाती है रेनेले धारा। यहां सभी जो है उत्तरी अटलांटिक में बहने वाली गर्म है। और इसके अलावा एक और है जिसे कहा जाता है गेनी धारा। यानी कि उत्तरी अटलांटिक में बहने वाली गर्म महासागरीय धारा को कैसे याद करना है, तो इसका एक जो है सामान्य पिक्चर आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इन्हें याद करना है। सामान्यतः मैप में सब मिक्स हो जाता है। हालांकि मैप में मिक्स होने से यह तो क्लियर रहता है कि एक ही धारा है जिसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन इसको सरल भाषा में यदि आपको याद करना है तो सिंपल सा याद करना है, उत्तरी विषुवत धारा यह कैसी है? गर्म है। यही 2 भागों में बटेगी, एक भाग और 2 भाग। एक भाग होगी केयनी और दूसरी होगी एंटिलीज। यह भी कैसी होगी? गर्म होगी। एंटिलीज को ही आगे क्या कहा जाएगा? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा को ही आगे क्या कहा जाएगा? या इसको इस तरह से बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां है उत्तरी विषुवत धारा। उत्तरी विषुवत धारा जब आगे जाएगी तो यह 2 भागों में बटेगी। एक कहलाएगी एंटिलीज धारा, दूसरी केयनी धारा। यहां एंटिलीज आगे कहलाएगी फ्लोरिडा धारा, फ्लोरिडा धारा आगे कहलाएगी गल्फ स्ट्रीम, और गल्फ स्ट्रीम जो है आगे कहलाएगी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। और यही उत्तरी अटलांटिक जो प्रवाह है
आगे 3 भागों में बटेगी, 1, 2 और 3। यहां रेनेल धारा, नॉर्वे धारा और इर्मिंगन धारा। और ये सभी जो है यहां एक और धारा जो है उसका भी हम मेंशन कर देते हैं, गिनी धारा। यहां सभी जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, जो कि एक को ही अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब इसमें ध्यान रखना, गल्फ स्ट्रीम जो है इसे क्या कहा जाता है? यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण जो है यूरोप का जो पश्चिमी तटीय भाग है वहां पर सर्दी कम हो जाती है, इसलिए इसे यूरोप का गर्म कंबल की संज्ञा दी गई। तो यहां सभी उत्तरी अटलांटिक हैं और दक्षिण अटलांटिक में 2 ही चलती है, दक्षिणी विषुवत धारा जिसे हम ब्राजील की धारा के नाम से जानते हैं। इस तरह से यहां पूरा पूरा जो है अटलांटिक महासागर में उत्तरी अटलांटिकी है। अब देखिए गिनी की जो धारा है, गिनी की धारा के संबंध में कुछ किताबें दक्षिण में भी लिखता है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि जो गिनी की धारा है यह अटलांटिक महासागर की गर्म महासागरीय धारा है, यह ध्यान होना चाहिए। सामान्यतः जो है गिनी की धारा को लेकर कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि यह गिनी तट के सहारे चलती है, इसलिए इसे हम गिनी की धारा के नाम से जानते हैं। लेकिन सामान्यतः जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एंटीलेज धारा है, फ्लोरिडा धारा है, गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्वे है, इर्मिंगन है या रेनेल धारा है, इनको सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर हो गया होगा कि यहां उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म महासागरीय धारा है। अब बात करते हैं उत्तरी अटलांटिक या अटलांटिक महासागर की ठंडी महासागरीय धाराएं कौन सी है, जिनको लेके भी कई बार प्रश्न आते हैं कि कौन सी गर्म है या कौन सी ठंडी है। और यह ध्यान रखना, अटलांटिक महासागर की धाराएं सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहां वही अटलांटिक महासागर है, इसमें यहां है यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, और इसके मध्य एस आकार का अटलांटिक महासागर। भूमध्य रेखा के उत्तर में अटलांटिक महासागर में 3 ठंडी धाराएं चलती हैं। कौन कौन सी हैं? ध्यान रखना, सबसे पहली जो धारा है यह कहलाती है लेब्राडोर की धारा। लेब्राडोर की जो धारा है यह कैसी है? ठंडी है, क्योंकि यह ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आ रही है। यह कहलाती है पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। यह भी कैसी है? ठंडी है। और यह तीसरी है यह भी कैसी है? ठंडी महासागरीय धारा है, जो उत्तरी अटलांटिक में बहती है। अब हमने इससे पहले अध्ययन किया था कि उत्तरी अटलांटिक में जो गर्म महासागरीय धारा चलती है और ठंडी, यह दोनों जिस स्थान पर मिलती है, जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान पर जो है मौसम सुहावना हो जाता है, क्योंकि ठंडा और गर्म जब मिलता है तो सुहावना होता है, यानी सर्दी या गर्मी कम हो जाती है और कोहरा होता है।
और इस कोरे वाले क्षेत्र में जो है एक विशेष प्रकार की समुद्री घास पाई जाती है और इस समुद्री घास को जो है विशेष नाम से जाना जाता है सारागोसा सागर। यहां एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सारागोसा सागर स्थित है, तो सारागोसा सागर जो है यहां उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। अब यह है क्या, तो यहां एक समुद्री घास का क्षेत्र है। कैसा है, समुद्री घास का क्षेत्र है और यहां जो समुद्री घास पाई जाती है उसे पुर्तगाली भाषा में सारागोसा कहा जाता है। इसलिए सारागोसा सागर जो है यहां एक समुद्री घास का मैदान है। किस महासागर में है, अटलांटिक महासागर में। और अटलांटिक में भी पूछा जाए कौन से महासागर में, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, जहां पर गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती है। तो वहां पर कोहरे नुमा जो है एक सम जलवायु क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसमें विशेष प्रकार की समुद्री घास पाई जाती है, जिसे सारागोसा सागर कहते हैं। और यहां एक तट विहीन जो है सागर है, यानी कि समुद्री घास का मैदान है जिसका कोई तट नहीं है। अब इसकी क्या विशेषता है कि इस समुद्री घास में जो है मत्स्य संग्रहण केंद्र है। तो विश्व के जो प्रमुख मत्स्य संग्रहण केंद्र है, जैसे आपने नाम सुना होगा डागर बैंक, जॉर्जेज बैंक, यहां भी कई बार पूछा जाता है कि डागर बैंक और जॉर्जेज बैंक क्या है, तो यहां मत्स्य संग्रहण केंद्र है, यानी कि मछलियों के बैंक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। यहां पर इस सारागोसा सागर में समुद्री घास में मछलियों की संख्या ज्यादा है, इसलिए इसे जो है मत्स्य संग्रहण केंद्र, जिसको अलग अलग नाम से जानते हैं, डागर बैंक और जॉर्जेज बैंक के नाम से जानते हैं। और इस पर यूरोप और उत्तरी अमेरिका यानी यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के देशों का जो है अधिकार है, उनके द्वारा यहां पर मत्स्य संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं। तो इसीलिए सारागोसा सागर भी याद रखना कि क्या है, समुद्री घास का मैदान। तो ये थी उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलने वाली 3 ठंडी महासागरीय धारा, लेब्राडोर की धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा और कनारी की धारा। इसके बाद यदि हम दक्षिणी बात करें, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में 2 ठंडी धाराएं चलती है, जिसमें एक का नाम है बेंगुएला धारा और दूसरी है फॉकलैंड की धारा, जो कि कैसी है, ठंडी है। और बेंगुएला धारा यहां कालाहारी मरुस्थल के लिए उत्तरदायी है। फॉकलैंड की धारा यहां पेंटागोनिया मरुस्थल के लिए उत्तरदायी है। और कनारी की जो धारा है यहां सहारा मरुस्थल के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। कई बार प्रश्न आता है कि सहारा का मरुस्थल के लिए उत्तरदायी कौन सी महासागरीय धारा है, या सहारा में मरुस्थलीय दशाओं के लिए उत्तरदायी कौन सी है, तो कनारी की धारा सहारा के लिए है और कालाहारी के लिए बेंगुला है। और ये पेंटागोनिया जो अर्जेंटीना के आसपास का क्षेत्र है, जो अर्जेंटीना का, जहां पर शीतोष्ण मरुस्थल है, पेंटागोनिया का मरुस्थल है, तो यहां पर बारिश नहीं होने के कारण 2 हैं। एक तो यहां एंडीज के गिरिपाद में वृष्टि छाया प्रदेश में, दूसरा फॉकलैंड की धारा के कारण यहां पर जो है किसका निर्माण नहीं हो पाता है, निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण नहीं होता है। तो इसलिए यदि पेंटागोनिया मरुस्थल के लिए कौन सी महासागरीय धारा पूछी जाती है, तो फॉकलैंड की धारा, कालाहारी के लिए पूछी जाती है तो बेंगुला, और सहारा के लिए पूछी जाती है तो कनारी की धारा उत्तरदायी। तो यह था हमारा पूरा सेशन, जिसमें हमने अटलांटिक महासागर की महासागरीय धाराएं, जिसमें गर्म और ठंडी के बारे में अध्ययन किया, और साथ ही जहां ठंडी और गर्म मिलती है तो
तो वहां पर जो समुद्री घास का मैदान है जिसे सारागोसा सागर कहते हैं, इसको भी आप अच्छे से याद करके जाना। ये तो थी अटलांटिक महासागर। इसके बाद है हमारा हिंद महासागर कि हिंद महासागर में कौन कौन सी महासागरीय धाराएं चलती है। तो बात करते हैं हिंद महासागर की। यहां आपको एक मानचित्र नजर आ रहा होगा जिसमें यहां है भूमध्य रेखा, यहां है अफ्रीका, यहां है एशिया और यहां है ऑस्ट्रेलिया। तो अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जो महासागर है इसे हम हिंद महासागर कहते हैं और कुछ किताबें इसे अर्ध महासागर की भी संज्ञा देती है क्योंकि इसका आधा जल प्रशांत महासागर में रहता है तो आधा जल अटलांटिक महासागर में रहता है। इसीलिए इस हिंद महासागर को अर्ध महासागर की संज्ञा दी गई। क्लियर हो गया। अब देखिए हिंद महासागर के दो भाग करें, उत्तरी हिंद महासागर और दक्षिणी हिंद महासागर। तो यदि हम बात करें उत्तरी हिंद महासागर की, और यहां है दक्षिणी हिंद महासागर। अब समझना, उत्तरी हिंद महासागर में महासागरीय धाराएं नहीं चलती है। ध्यान क्यों नहीं चलती है, इसका कारण है कि उत्तरी हिंद महासागर की जो महासागरीय धाराएं हैं वहां मानसूनी पवनों से प्रभावित होती है। यानी कि जो मानसूनी पवनों से प्रभावित होती है वहां कौन सी महासागर की धारा है, उत्तरी हिंद महासागर की धारा है। और यह सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराएं भारतीय मानसून से प्रभावित होती है। तो ध्यान रखना, उत्तरी हिंद महासागर की जो धाराएं हैं यहां भारतीय मानसून से क्या होती है, प्रभावित होती है। क्योंकि भारतीय मानसून की उत्पत्ति हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में होती है जिसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। और जब शीत ऋतु में यही मानसून उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून है उसके कारण उत्तरी हिंद महासागर की जो है महासागरीय धाराएं प्रभावित होती है। इसीलिए हमारा यहां से प्रश्न बन सकता है कि किस महासागर की धाराएं भारतीय मानसून से प्रभावित होती है। देखिए कल हमने बात किया कि कौन से महासागर की धाराएं भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। तो आप सभी ने कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखा था अल नीनो, जो कि सही उत्तर था। लेकिन आज वही प्रश्न पूछेगा कि भारतीय मानसून जो है किस महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है। तो उत्तरी हिंद महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है। इसीलिए उत्तरी हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं का प्रवाह नहीं होता है। इसलिए हिंद महासागर की जितनी भी धाराएं हम पढ़ेंगे, चाहे वह गर्म है चाहे ठंडी, सब दक्षिणी हिंद महासागर की धारा है, उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं नहीं है। इसलिए कई बार आपसे सीधा प्रश्न आ जाए कि निम्न में से उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं कौन सी हैं, तो ध्यान रखना केवल और केवल मानसूनी पवनों के अलावा कोई भी उत्तरी हिंद महासागर की धारा में शामिल नहीं होगा। केवल क्या होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून होगा। हालांकि वह मानसूनी पवनें इसीलिए महासागरीय धाराओं के रूप में नहीं पूछी जाएगी दक्षिणी हिंद महासागर। अब दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं कौन कौन सी है उन पर हम बात करते हैं। तो देखिए दक्षिणी हिंद महासागर की धाराओं में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिणी
विषुवत धारा, और यह कैसी होगी? गर्म होगी। जब यह आगे बढ़ती है तो यह दो शाखाओं में बढ़ती है, एक कहलाती है मोजाम्बिक धारा और दूसरी कहलाती है मेडागास्कर धारा। और मोजाम्बिक और मेडागास्कर यह दोनों ही कैसी हैं? गर्म महासागरीय धारा है जो हिंद महासागर में चलती। और जब ये दोनों आगे बढ़ती है, वापस संयुक्त हो जाती है, और इसे कहा जाता है अगुलहास धारा, और यह भी कैसी है? गर्म है। तो इस तरह से दक्षिणी हिंद महासागर में 4 गर्म महासागरीय धारा है: दक्षिणी विषुवत धारा, मोजाम्बिक धारा, मेडागास्कर धारा और अगुलहास धारा। और यह सब कैसी है? गर्म है। यदि हम बात करें ठंडी महासागरीय धाराओं की, तो दक्षिणी हिंद महासागर में 2 ठंडी महासागरीय धारा चलती है। एक को कहा जाता है पश्चिमी पवन प्रवाह, या कई जगह लिखा जाता है दक्षिण पश्चिम पवन प्रवाह या पछुआ पवन प्रवाह के नाम से हम लोग जानते हैं। और दूसरी, जब यही ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर चलती है तो इसे ही कहा जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। और यह दोनों ही कैसी हैं? ठंडी है, जो दक्षिणी हिंद महासागर में चलती है। और इसके कारण ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी तट है यह पूरा कैसा है? मरुस्थलीय है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है मरुस्थलीय है। इसके लिए उत्तरदायी कारण कौन सा है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा है। चाहे वह ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, चाहे वह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जितने भी मरुस्थल है, वहां पर मरुस्थलीय दशाओं के लिए उत्तरदायी कारण पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, जो कि ठंडी महासागरीय धारा है, यह मानी जाती। तो ये था जो है हिंद महासागर, जिसे हम अर्ध महासागर चल कहते हैं। इसमें कौन कौन सी महासागरीय धाराएं चलती है? तो याद रखने का तरीका है, दक्षिणी विषुवत धारा जो मोजाम्बिक तट के सहारे चलेगी तो मोजाम्बिक की धारा, मेडागास्कर के सहारे चलेगी तो मेडागास्कर धारा। क्योंकि यहां जो द्वीप आपको दिख रहा है यहां मेडागास्कर द्वीप है। कैसा, कौन सा द्वीप है? मेडागास्कर द्वीप है। और मेडागास्कर द्वीप जो है यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, यह ध्यान रखना। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है और यह अफ्रीका का एक द्वीपीय देश भी है मेडागास्कर। और इसीलिए इसके सहारे, इसके जो पूर्वी तट पर जो गर्म महासागरीय धारा चलती है उसे मेडागास्कर धारा, और जो पश्चिम में चलती है उसे हम मोजाम्बिक धारा के नाम से जानते हैं। और इन दोनों का योग क्या कहलाता है? अगुलहास धारा के नाम से जाना जाता। तो यह था हमारा पूरा सेशन, जिसमें हमने महासागरीय धाराओं के बारे में अध्ययन किया कि उत्तरी अटलांटिक में कौन सी चलती है, दक्षिण अटलांटिक में कौन सी चलती है, उत्तरी हिंद महासागर में कोई भी महासागरीय धारा नहीं चलती है क्योंकि वह भारतीय मानसून से प्रभावित होती है, और दक्षिण हिंद महासागर में कौन कौन सी महासागरीय धाराएं चलती है, इस पर हमने अध्ययन किया। यह था आज का हमारा सेशन, और इसी के साथ हमारा महासागरीय परिसंचरण के अंतर्गत महासागरीय धाराओं को लेकर कोई प्रश्न बनता है तो उसमें हमारा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई स्टूडेंट्स कल कमेंट्स कर रहे थे कि सर महासागरों के बारे में भी बताइए, तो ध्यान रखना महासागर हमारे सिलेबस में नहीं है, महासागरीय परिसंचरण है। और महासागरीय परिसंचरण में 2 टॉपिक है, एक टॉपिक है महासागरीय धाराओं के रूप में और दूसरा है ज्वार भाटा के रूप में। क्यों? क्योंकि महासागरीय धाराओं का क्षैतिज जो प्रवाह है वह महासागरीय धाराएं कहलाती है, और जो ऊर्ध्वाधर प्रवाह होता है महासागरीय जल का उसे हम ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। तो आज हम महासागरीय धाराओं के बारे में बात कर रहे थे कि महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, उसकी उत्पत्ति के कारणों का हमने अध्ययन किया, उसकी दिशा में क्या परिवर्तन होता है, और कौन कौन से महासागरों में कौन कौन सी महासागरीय धाराएं
चलती है। तो यह था हमारा महासागरीय धाराओं को लेके जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग ज्वार भाटा के बारे में बात करेंगे कि ज्वार भाटा क्या होता है, ज्वार भाटा क्यों आता है, ज्वार भाटा के क्या कारण है, और ज्वार भाटा कितने प्रकार से जो है विभाजित किया गया है और वहां से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसे हम एमसीक्यू फॉर्मेट के रूप में जो है अध्ययन करेंगे, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ज्वार भाटा में 4 या 5 क्वेश्चंस बनते हैं, और 4 या 5 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो ज्वार भाटा का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्लास हम वापस एमसीक्यू के रूप में लाएंगे, जिसमें महासागरीय परिसंचरण यानी कि महासागरीय धाराओं को लेके क्या प्रश्न बन सकते हैं और ज्वार भाटा को लेके क्या प्रश्न बन सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।